मैं डॉक्टर प्रिय रंजन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। ये 5th सेमेस्टर का पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर है। और इस पेपर का सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शंस में बटा हुआ रहता है। ये ABC। ये जो होता है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 5 प्रश्न आपको उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। कुल 10 नंबर के हो जाएंगे। ये सेक्शन ए से 10 नंबर के प्रश्न के उत्तर देने होंगे और 5 प्रश्नों को टैकल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चलिए 50 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है, ये सेक्शन बी में आप देखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और इन प्रश्नों में से टोटल 6 प्रश्न होंगे। उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इन 4 प्रश्नों का जो स्कोर होगा ये 5 नंबर का होगा। इस तरीके से 4 गुने 5 यानी 20 नंबर के ये टोटल प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। सेक्शन बी में से 6 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 को आपको टैकल करना है। और ये चारों जो क्वेश्चन होंगे, ये प्रत्येक प्रश्न जो होंगे इसके 5 नंबर के होंगे। और इन प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर होगा उनको 200 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। इन सेक्शन सी में आप देखिएगा क्या, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 4 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 10 नंबर का होगा। इस तरीके से जो सेक्शन सी का कुल स्कोर हुआ, कुल मार्क्स हुआ, वो आपको 2 गुने 10 यानी 2 प्रश्न जो होंगे उनमें से प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 20 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन सी। और ये जो इसकी शब्दों की सीमा होगी ये तकरीबन 500 शब्द होंगे। इससे ज़्यादा में आपको इसको नहीं लिखना होगा। कोशिश करिएगा 400-500 शब्दों में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। अब चलते हैं हम सेक्शन ए के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर की तरफ। सबसे पहले जो आप सेक्शन ए में प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है उसमें पूछ रहा है आपको कि बाजार को परिभाषित करें। बाजार क्या होता है? देखिए, सामान्यतः भाषा में क्या होता है, बाजार के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। एक होता है आपका एक निश्चित स्थान, दूसरा क्रेता और तीसरा विक्रेता। तो इस तरीके से बाजार को हम परिभाषित कर सकते हैं वह निश्चित स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय और विक्रय के लिए इकट्ठा होते हैं, उसी को हम लोग बाजार कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बी की तरफ। बी कह रहा है कि समय के आधार पर आप बाजार को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो समय के आधार पे हम बाजार को अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सामान्यतः ये 2 भागों में वर्गीकृत होता है, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार। अब ये जो अल्पकालीन बाजार होता है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, अति अल्पकालीन बाजार और अल्पकालीन बाजार। और इसी तरीके से जब दीर्घकालीन बाजार के बारे में चलते हैं तो इसमें भी आपको दीर्घकालीन बाजार में अति दीर्घकालीन बाजार भी होता है और अल्प दीर्घकालीन बाजार भी होता है। ठीक है, अब चलिए मांग को परिभाषित कीजिए। मांग के लिए आप सामान्यतः जानते हैं, मांग के लिए एक निश्चित समय का होना आवश्यक होता है, एक निश्चित मूल्य का होना आवश्यक होता है, वस्तु की मात्रा का, वस्तु की कीमत का होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से मांग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि निश्चित समय में किसी भी दिए गए कीमत पर किसी भी वस्तु या सेवा की जो मांगी गई मात्रा होती है उसी को हम लोग मांग कहते हैं। समझ गए बात को? अब चलते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी डी जो क्वेश्चन है आपका, डी क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड, तो सामान्यतः एक देश, देखिए ट्रेड क्या होता है, ट्रेड यानी व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय ही बाजार होता है, व्यापार कहलाता है। तो इस तरीके से जब एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। समझ में आई बात? अब चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, असल में ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1995 में जो गेट है
जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको स्थापित किया गया था 1947 में, और यही आगे चल के 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी अवरोध पैदा होते हैं उनका निराकरण किया जाता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपका कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, भारत में कृषि विपणन की जो समस्याएं होती हैं, उन कृषि विपणन की समस्याओं में सबसे पहला है आपका कि एक मार्केट की, सबसे पहले तो फसलों की गुणवत्ता जो होती है कृषि विपणन के लिए, आपको सबसे पहले तो मार्केट की आवश्यकता होती है, तो मार्केट की कमी है। दूसरी चीज़ क्या है कि उस मार्केट तक यानी उस बाज़ार तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए जो साधन होते हैं, परिवहन की सुविधा होती है, उसकी कमी होती है। तीसरा कारण क्या हो सकता है समस्याओं में? तो वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण विपणन में समस्याएं आती हैं, कृषकों को मुनासिब दाम नहीं मिल पाते हैं। चौथी समस्या क्या होती है? चौथी समस्या ये हो सकती है कि कृषि मूल्य नीति, एक आदर्श कृषि मूल्य नीति जो सरकार के द्वारा मूल्य नीति की घोषणा की जाती है, वो एक आदर्श मूल्य नीति नहीं होती है। तो ये भारत में कृषि विपणन से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि कृषकों को कृषि के मूल्य, उनके फसलों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को से संबंधित होती हैं, और ये उनके कृषि विपणन की मुख्य समस्याओं से भी संबंधित हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ये कह रहा है कि विक्रय योग्य अतिरेक क्या होता है? दैट मीन्स मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? देखिए क्या होता है मार्केटेबल सरप्लस के बारे में, इसको हम लोग चलते हैं कि कृषकों के पास, एक किसान के पास अपने जो उत्पादित फसल होती है, उत्पादित फसल की वह मात्रा जो उपयोग के अलावा बच जाती है, उसी को हम लोग अतिरिक्त फसल भी कहते हैं। ठीक है, अब उस अतिरिक्त फसल को वो क्या करेगा? अगर वो स्टोर नहीं करता है तो उसका वो विक्रय करेगा, उसका वो विपणन करेगा, अन्यथा वो फसल बर्बाद हो सकती है। तो इस तरीके से विक्रय योग्य अतिरिक्त की व्याख्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो एक परिवार के, खास करके कृषि में, फसलों की कुल मात्रा जो एक कृषक अपने परिवार के आवश्यक जीविकोपार्जन के लिए रख कर, और जो शेष मात्रा बच जाती है उसको बेचना चाहता है, उसी को हम लोग विक्रय योग्य अतिरेक कहते हैं। इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसे बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़, नए मंडियों की खोज की जा सकती है जहाँ पे उन फसलों का विक्रय किया जा सके। तीसरी चीज़, विपणन और प्रचार, ये भी बात है। अपनी फसल के लिए आप अपनी फसल के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिससे कि आपकी विक्रय बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये सब जो है विक्रय योग्य अतिरेक की विक्रय योग्य अतिरेक क्या होता है, यानी मार्केटेबल सरप्लस क्या होते हैं, ये क्लियर हुआ, और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं सी के बारे में। सी में ये कह रहा है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों दो चीज़ होता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, प्राइमरी मार्केट जो होता है ये स्टॉक मार्केट से दोनों ही आपको जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये शेयर बाज़ार से जुड़े हुए होते हैं। प्राथमिक बाज़ार में जब कोई नई कंपनी नए शेयर्स को इशू करती है, जिस बाज़ार में इशू करती है उसी को हम लोग प्राथमिक बाज़ार कहते हैं।
जबकि द्वितीयक बाजार में पहले से रजिस्टर्ड कंपनियों के द्वारा जो ऑलरेडी पहले से शेयर बाजार में कारोबार करते हैं उनके द्वारा अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी द्वितीयक बाजारों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन बाजारों के माध्यम से देखिए, प्राथमिक बाजारों के माध्यम से जो नई कंपनी नई शुरू की गई है उसको जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो प्राथमिक बाजार के माध्यम से ही पूंजी इकट्ठा करती है अपने शेयर्स को इशू करके। और द्वितीयक बाजार में जो कंपनियां पहले से, जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गई, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गई, या और भी जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, वो ऑलरेडी पहले से जिनका अस्तित्व है, उनको किसी नई परियोजना पे काम करना होता है तो वो अपने उस परियोजना के लिए नए सिरे से पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति द्वितीयक बाजार से करते हैं। तो यही आपको प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं। तो देखिए, कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से तो एक होता है, देखिए कृषि मूल्य, हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि है ये आपको मौसम पे आधारित है। ठीक है, तो एक तो होता है कि आपको कभी सुखाड़ हो गया, अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी कृषि के मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। दूसरी चीज़, बाजार मांग और पूर्ति, यानी फसलों के बाजार मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण भी उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है ये होता है कि सरकार के द्वारा जो फसलों को लेने के लिए उचित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं, एमएसपी जिसको कहते हैं, उसकी घोषणा की जाती है, या सरकार के द्वारा जो कृषि फसलों के लिए मूल्य नीति की घोषणा की जाती है हर साल, तो उससे भी कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव आते हैं। तो यही सारे ऐसे कारण हैं जो कि कृषि मूल्य में उतार चढ़ाव जिसके कारण होता है। मोटे तौर पे चलते हैं ई, प्रशासनिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए प्रशासनिक मूल्यों की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये ऐसा मूल्य होता है जो प्रशासन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी सरकार द्वारा कुछ फसलों, कुछ क्षेत्रों में जो विभिन्न सेक्टर के फसलें होती हैं उसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है और उसी के माध्यम से बाजार में कीमतें तय होती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासनिक मूल्य कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के लिए कैसे होता है, आपने सुना होगा एमएसपी के बारे में, धान के बारे में, गेहूं के बारे में, या अन्य जो फसलें होती हैं उन फसलों को के लिए, गन्ने की फसल होती है उसके लिए भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार घोषणा करती है, मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग एडमिनिस्टर्ड प्राइस कहते हैं और उस मूल्य से नीचे में उस वस्तु की कोई क्रेता नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई किसान है गन्ने की फसल को क्विंटल के हिसाब से बेचना चाहता है, मान लीजिए 1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचना चाहता है, यही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा गेहूं की फसल के बारे में भी 2000 रुपये क्विंटल, आपको धान की फसल के बारे में भी अगर 1500 रुपये मान लीजिए क्विंटल निर्धारित किया गया है, तो इस कीमत से नीचे पर कोई भी क्रेता, कोई भी किसान नहीं बेच सकता है और क्रेता को लेना भी नहीं चाहिए। अगर लेता भी है तो ये एक तरह से सरकार के द्वारा जो मूल्य नीति की घोषणा की गई है और उस पर ये एक तरह से उसका उल्लंघन है और उसमें उसको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, तो प्रशासनिक मूल्यों के बारे में आपको पता चला क्या, प्रशासनिक मूल्य जो होते हैं ना, सरकार के द्वारा ये नियंत्रित मूल्य होते हैं और जिसके माध्यम से किसी वस्तु या उत्पाद की कीमत सरकार तय करती है। ठीक है, तो और इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो हमने अभी बताया आपको। दूसरा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। ये अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होते हैं कि किसी भी वस्तु को रिटेल स्तर पे यानी खुदरा विक्रेताओं के द्वारा एक अधिकतम मूल्य से ऊपर बेचा ही नहीं जा सकता, उससे ऊपर उसका वो दाम बढ़ा के नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो इसको अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं। नियंत्रित मूल्य क्या होता है, आपने सुना होगा
चीनी के मूल्यों का नियंत्रण होता है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नियंत्रण होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये नियंत्रित मूल्य होते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से एक बात आती है, वो होता है मूल्य नियंत्रण, जिसको प्राइस सीलिंग कहा जाता है। तो आपने क्या देखा है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस के जो प्रकार होते हैं उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका अधिकतम खुदरा मूल्य, तीसरा हो गया नियंत्रित मूल्य, और चौथा में हम बात करते हैं मूल्य नियंत्रण की। और यह जो होता है, यह किसी उत्पाद या सेवा की कीमत को एक निश्चित स्तर से ऊपर जाने से सरकार इसे रोकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रशासनिक मूल्यों की व्याख्या और इसके प्रकारों से संबंधित हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका एफ जो है ये कह रहा है क्या कि भारतीय खाद्य निगम की विस्तृत व्याख्या करिए। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसको स्थापित किया गया था 1965 में, ठीक है। और इसका मेन जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है, इसके कार्यों को देख लेते हैं। तो इसका कार्य सबसे पहले होता है कि ये एमएसपी पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसलों को खरीदता है, और ये उसमें आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, अनाज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ कि ये खरीदी गए फसलों का भंडारण भी करता है और उसका वितरण भी करता है। आपने देखा होगा कि सरकार जो भी फसलें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से लेती हैं, उसको बीपीएल के अंतर्गत आने वाले जो भी लोग होते हैं उनको वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, पीडीएस के माध्यम से। तो इस तरीके से वो क्या करती है, खाद्यान्न का भंडारण भी करती है, फिर उसका वितरण भी करती है। नेक्स्ट आपका जो हो गया, एफसीआई करती क्या है कि राशन के दुकान जितने भी होते हैं जहाँ से राशन लिए जाते हैं, राशन का मतलब होता है सरकार जो बीपीएल सूची के अंतर्गत जिन लोगों को राशन देती है, तो उनको जो भी राशन मिलते हैं वो सब एफसीआई के माध्यम से ही खरीदे गए फसलों से उन राशन की दुकानों तक वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं। तो वहाँ से ये सभी राशन धारक उन फसलों को या अनाज को खरीदते हैं, ठीक है। तो राशन की दुकानों की आपूर्ति भी एफसीआई के द्वारा की जाती है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन भी किया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मतलब हो गया कि जैसे जो फसलें खरीदी जाती हैं उसका भंडारण और उसका वितरण, ये सारी चीज़ें खाद्य सुरक्षा प्रणाली के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की विस्तृत व्याख्या से। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है, पहले तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना देश में, दूसरा होता है आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन यापन के लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से फसलों जो अनाज होते हैं या जो फसलें होती हैं उसके वितरण के लिए आवश्यक अनाज उपलब्ध कराना। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उद्देश्य भी हो गए, इसके कार्य भी हो गए। अब चलते हैं हम सेक्शन सी के अंतर्गत। सेक्शन सी में देखिएगा, हमने पहले बताया था आपको कि जो 4 प्रश्न हैं उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, 400 शब्दों में होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में आपका सबसे पहले ये है कि विनियमित बाजार से आप क्या समझते हैं और विनियमित बाजार के उद्देश्यों और लाभों की व्याख्या करें। तो चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेटरी मार्केट, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, रेगुलेटेड मार्केट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे जो आपको वाणिज्य और व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, वाणिज्य और व्यापार का मतलब होता है कॉमर्स एंड रिलेटेड टू, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं आप उसको, ट्रेड एंड एंसिलरीज टू ट्रेड भी कहा जाता है, यानी व्यापार और व्यापार से सहायक, व्यापार में सहायक क्रियाँ। लेकिन जब इसको रेगुलेटेड मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की जो गतिविधियाँ होती हैं उस रेगुलेटेड मार्केट में इसको नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। यानी कि
इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और नियम बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है उसको नियंत्रित करना। ठीक है। खास करके जो शेयर बाजार होते हैं, खास करके फिनेंशियल मार्केट होता है, फिनेंशियल मार्केट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। तो दोनों जो होता है वो रेगुलेटेड, वो यानी मुद्रा बाजार होती है, पूंजी बाजार होती है। मुद्रा बाजार में मौद्रिक आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, जबकि पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में जो मौद्रिक आवश्यकताएं होती है, तो मौद्रिक आवश्यकताएं किसकी होंगी? या तो बैंक को मुद्रा की आवश्यकता होगी, सरकार को मुद्रा की आवश्यकता होगी अपने काम के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से मुद्रा बाजार में मुद्राओं का लेन देन, ये सारी चीज़ें जो होता है उसमें बैंकिंग संस्थाएं और भी जो संस्थाएं जो मुद्रा का लेन देन करते हैं उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपको किसकी, ये पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार में आप देखिएगा उसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखिए, दो ऐसे होते हैं, जैसे एसबीआई आपका आरबीआई है। आरबीआई जो है ये पूरे इकोनॉमी में यानी पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मांग और पूर्ति को में संतुलन को स्थापित करता है। अच्छा, जब आप विनियमित बाजार की बात करते हैं, रेगुलेटेड मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें खास करके सेबी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये क्या करता है कि जो वित्तीय बाजार होता है, इस वित्तीय बाजार के लिए से संबंधित नियम को बनाता है, उसको नियंत्रित भी करता है। तो इस हिसाब से अब ये इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है? तो सबसे पहले तो उद्देश्य होता है निवेशकों के सुरक्षा की गारंटी। इसमें ये विनियमित बाजार का काम होता है कि जो भी निवेश करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे हमारे जैसा व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति, अगर कोई शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड वगैरह को खरीदते हैं, तो क्या ये पैसे हमारे द्वारा सही दिशा में लगाए जा रहे हैं कि नहीं? अगर लगाए जा रहे हैं तो उसका उपयोग जो संस्थाएं कर रही हैं वो सही तरीके से कर रही हैं कि नहीं, इन दोनों चीज़ों पे वो नज़र रखती है। कौन सी? विनियमित बाजार जो होता है इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखता है। सबसे पहला क्या हो गया? निवेशकों की सुरक्षा को ये दिखता है, निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखना। दूसरा होता है बाजार में पारदर्शिता को रखना, यानी कि सभी प्रकार के जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों में एक वो साफ सुथरे लेन देन होते हैं। मतलब ये कि इसकी स्पष्ट जानकारी आपको लिखित तरीके से उपलब्ध होती है। आप जब भी चाहें, या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, बाहरी लेनदार हो, देनदार हो, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकता है। बाजार की पारदर्शिता, तो इस तरीके से रेगुलेटेड मार्केट का काम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान देना, दूसरा चीज़ बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना, और तीसरा चीज़ बाजार की स्थिति यानी बाजार में स्थिरता को बनाए रखना। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलेटेड मार्केट का उद्देश्य होता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? तो जो उद्देश्य है उसको लाभों में लिख सकते हैं कि निवेशकों की सुरक्षा, निवेशकों के पैसे सुरक्षित रहते हैं, और दूसरा चीज़ बाजार में विश्वसनीयता बनी रहती है व्यवसाय की और निवेशकों की। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इसके लाभ हैं। एक और लाभ क्या है कि आर्थिक विकास में ये रेगुलेटेड मार्केट जो होता है ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट के माध्यम से ही जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, विनियमित बाजार क्या होता है, विनियमित बाजार के उद्देश्य क्या होते हैं और इसके लाभों की व्याख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में कृषि मूल्य नीति का अर्थ क्या है, कार्य क्या है, इसकी आवश्यकता के विषय में लिखिए। दैट मीन्स और राइट द मीनिंग, फंक्शन, नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइस पॉलिसीज इन इंडिया के बारे में। चलिए ये भी देखते हैं हम लोग। भारत में जो कृषि मूल्य नीति होती है, इसको अगर हम बात करें तो ये किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत में कृषि मूल्य नीति बनाई जाती है। ठीक है। ये नीति क्या करती है कि फसलों के न्यूनतम मूल्य को सुनिश्चित करती है, और हर साल जो फसलें उत्पादित होती हैं उसके खरीद और उसके खरीद की घोषणा सरकार करती है। इसी को हम लोग भारत में कृषि मूल्य नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलते इसके कार्य के बारे में। देखिए कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि
खाद्यान्न कीमतों और जो गैर खाद्यान्न कीमतें होती हैं और खाद्यान्न कीमतें होती हैं, इनके बीच उचित संबंध को सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कृषि आय, किसी कारण से अगर कृषि आय में भारी गिरावट हो जाती है तो इसकी भरपाई कौन कर सकता है? सरकार को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार इस चीज़ को जानती है कि अगर कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट आती है तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कृषि पे आश्रित उद्योगों पे पड़ता है, तो औद्योगिक मंदी का दौर भी आ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार क्या करती है ना कि कृषि मूल्य जो होते हैं, भारत में जो कृषि मूल्य नीति होती है उसमें जो भी असंतुलन होता है उस असंतुलन को स्थिर करने का प्रयास करती है, ताकि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे न पड़े। एक और बात आती है क्या कि इसका कार्य और इसकी आवश्यकताओं के बारे में। चलिए ठीक है, इसको चलते हैं। कृषि मूल्य नीति के फायदे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके फायदे क्या होते हैं कि कीमतों में गिरावट को ये, जैसे कृषि उत्पादों की जो कीमत होती है, इस कीमतों के गिरावट में ये रोक लगाता है। बाज़ार की कीमतें अगर गिरती हैं तो किसानों को उनका चूँकि न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होता है, तो न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होने से इनकी जो इनको होने वाले भावी जो हानियाँ होती हैं उससे इसकी न्यूनतम जो मूल्य सुनिश्चित किए गए होते हैं सरकार के द्वारा कृषि मूल्य नीति के तहत, उससे उसकी भरपाई हो जाती है। ठीक है, अब आवश्यकता के विषय में क्या करिएगा? भारत में इसके कार्य और आवश्यकता के विषय में, आवश्यकता के विषय में तो बस यही कहा जा सकता है कि भारत में एक बेहतर कृषि मूल्य नीति की आवश्यकता है, जिसके पीछे का कारण क्या है कि जो भी अभी तक सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के लिए या जैसे धान हो गए, गेहूं हो गए और गन्ने की कीमत हो गई, इन दलहन फसलें हो गई, इन सारी फसलों की कीमतें जो निर्धारित की जाती हैं वो निर्धारित कीमत इस प्रकार की होती है जिससे कि किसान सिर्फ और सिर्फ अपने पारिश्रमिक को ही फायदे के रूप में निकाल पाते हैं। कृषि लागतें जो उसके द्वारा की जाती हैं उस कृषि लागतों में मजदूरी भी जुड़ी होती है, लेकिन चूंकि किसान खुद से खेतों में अपना श्रम बल लगाता है, अपने परिवार का श्रम बल लगाता है, वही उसकी बचत के रूप में होती है, जो कि न्यूनतम मूल्य की घोषणा मूल्य नीति के तहत सरकार के द्वारा की जाती है, वो उसकी भरपाई एक तरह से होती है, जो कि ये नुकसानदायक है। तो इस तरीके से आवश्यकता है कि भारत में एक आदर्श कृषि मूल्य नीति बनाई जाए जो कि उसके लागतों की भरपाई करने के साथ साथ उसे व्यावसायिक तौर पर जो लाभ अन्य वस्तुओं के विक्रय के द्वारा, उत्पादन के द्वारा मिलते हैं अन्य क्षेत्रों में, वो भी किसानों को कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो सके। ठीक, अब चलते हैं आपका सी, क्वेश्चन नंबर सी आपका कह रहा है प्रशुल्क और व्यापार पर समझौता गैट के बारे में। चलिए गैट के बारे में चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि गैट जो होता है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य था विश्व व्यापार को बढ़ाना। विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि जो सीमा शुल्क एक देश के द्वारा दूसरे देश से, एक देश जो दूसरे देश की वस्तुओं पर आने पे लगाता था, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अन्य करों को लगाता था, तो उसके दो उद्देश्य होते थे। एक तो होते थे उद्देश्य कि जो एक देश दूसरे देश में वस्तुओं को बेच रहा है या अब दूसरे देश के बाजार में उन वस्तुओं का प्रवेश करा रहा है, तो उस पर टैक्स यानी प्रशुल्क दर या जो भी अन्य चीज़ें होती थी, टैरिफ और जो दूसरे टैक्सेस होते हैं, उनको इतना बढ़ा दिया जाता था
कि उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि घरेलू वस्तुएं उसकी तुलना में कई गुना सस्ती पड़ती थी। अब इसका प्रभाव ये होता था कि अब किसान, वो अब जो वो देश है वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से ना ही निर्यात बाहर बाहर से ना ही आयात कर पाता था और ना ही दूसरे देश की जरूरत की चीज़ों को बाहर भेज पाता था, क्योंकि एक देश जिस तरीके से मूल्य नीति को अपनाता था, प्रशुल्क और व्यापार समझौते जब नहीं हुए थे, यानी गैट संगठन जब नहीं बना था, तो उस समय लोग अपने व्यापार यानी आंतरिक जो बाजार था एक देश की सीमा के अंदर में, उसकी सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते थे। तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच इस तरह का गैट बना तो उसके अंतर्गत कहा गया कि भाई जितने भी देश हैं इसके सदस्य हैं, तो सदस्य देश आपस में इस तरीके से सहयोग करें कि ये जो देश हैं उससे आवश्यकता, चूँकि एक देश सारी वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकता है, नहीं सारी सेवाओं का उत्पादन कर सकता है जिससे घरेलू ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दूसरे देशों पर निर्भर तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क और व्यापार पर एक समझौता गैट जो है ये किया गया। उसी के लिए गैट को स्थापित भी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार में जो सीमा शुल्क मनमाने तरीके से लिया जाता था उसको कम करना और व्यापारिक बाधाओं को कम करना। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य हुआ करता था कि व्यापार में न्याय और समानता को बढ़ावा देना। तीसरा क्या था? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बढ़ावा देना। तो इस तरीके से एक फ़ायदा ये देने का प्रयास किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संतुलन होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन जो हो वो देश के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल हो। कोई भी देश चाहेगा कि भाई हमारे यहाँ जो वस्तु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादित करके उसको एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें, तो उससे क्या होगा? हमारे ऊपर हमको लाभ भी होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को, उससे विदेशी वस्तुओं को खरीद भी पाएंगे। दोनों बात होगा इसमें। तो अब ये चलते हैं डिस्कस द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में डिटेल से। ये चीज़ क्लियर हुआ गेट के उद्देश्य क्या थे। ठीक है। अब चलते हैं टिप्पणियों के बारे में, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। देखिए भाई, ग्रेडिंग के बारे में और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में तो इसको हम बस इतना ही कहेंगे कि जो बहुत सारे देखिए कृषि में उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, सबसे पहले इनकी ग्रेडिंग की जाती है। कृषि में उत्पादित वस्तुओं को सबसे पहले क्या किया जाता है? उनका वर्गीकरण किया जाता है, किस श्रेणी की वस्तु है। ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा कि कॉटन एंड टेक्सटाइल, सूती वस्त्र से संबंधित जो भी सीरीज़ की वस्तुएं होंगी वो अलग टाइप हो जाएंगी। फिर ये आयरन एंड स्टील जो हो गया, लोहा और इस्पात का, उसका एक श्रेणीयन अलग हो जाता है। फिर आप चलिएगा तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स का भी अलग अलग हो जाता है वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसका एक श्रेणीयन हो जाता है। ठीक है। और श्रेणीयन के आधार पे बहुत सारी वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। अब प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत जिन वस्तुओं को रखा गया है उसके लिए एक मानक का निर्धारण किया जाता है और उसी मानक के आधार पर उस वस्तु की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। तो इस तरीके से जो श्रेणीकरण और प्रमापीकरण होता है, जिसको हम लोग ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं कि जो वस्तुओं में विभिन्नता होती है उपयोगिता के आधार पे और गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे और साथ ही साथ डिज़ाइन के आधार पे भी। तो गुणवत्ता और डिज़ाइन के आधार पे उसका वर्गीकरण किया जाता है, उपयोगिता के आधार पे भी उसका श्रेणीकरण किया जा सकता है, गुणवत्ता और के आधार पे भी उसका श्रेणीकरण किया जा सकता है। और उस श्रेणीकरण के लिए प्रत्येक वर्ग में जो वस्तु रखी जाती है उसके लिए एक मानक निर्धारित किया जाता है। उसी मानक के तहत उस वस्तु को देखा जाता है कि वो वस्तु किस प्रकार की है, उत्कृष्ट वस्तु है, सामान्य वस्तु है या निकृष्ट वस्तु है। अब चलते हैं दूसरा,
फुटकर बाज़ार और थोक बाज़ार में अंतर क्या है? फुटकर बाज़ार के बारे में हम चलते हैं। तो फुटकर बाज़ार जो होता है, ये ऐसे विक्रेता जो खुदरा स्तर पे छोटे छोटे दुकान के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचते हैं। तो इस तरह के बाज़ार जो होते हैं फुटकर बाज़ार कहलाते हैं। फुटकर बाज़ार में क्या होता है? ऐसा बाज़ार जहाँ पे छोटे-छोटे विक्रेता विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं उसको छोटे-छोटे पैमाने पे छोटी-छोटी मात्रा में विभिन्न विक्रेताओं को बेचते हैं। जबकि थोक बाज़ार जो होता है, ये थोक बाज़ार के अंतर्गत एक जो उत्पादक, एक जो विक्रेता होता है, वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है। और ये जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है, ये या तो आपको रिटेलर्स यानी जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनको बेचता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि फुटकर बाज़ार और थोक बाज़ार क्या होते हैं। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।